हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे गाइस। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2025 का डेटा दे रखा है। ठीक है, अगर मंथ की बात करें तो मई मंथ का डेटा दे रखा है। सबसे पहले मई फर्स्ट को कह रहा है कि पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट ₹1,00,000। ठीक है, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो एक अपना अकाउंट बैंक में खुलवा रहा है करेंट अकाउंट के नेम से। ठीक है, वैसे बिजनेस का जो अकाउंट ओपन किया जाता है बैंक में वो करेंट अकाउंट ही होता है इन जनरल। ठीक है, जैसे हम आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, तो जनरली क्या होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो जब अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाते हैं तो वो जनरली क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसने 1,00,000 रुपया बैंक में जमा किया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखो अगर कोई भी बिजनेस पैसा बैंक में जमा करेगा तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपके बिजनेस से कैश जाएगा, है ना, आपके बिजनेस से कैश क्या होगा, जाएगा, यानी कि कैश कम होगा। दूसरी चीज़, अगर आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हो तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज़ करेगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम कैश की बात करें तो कैश का नेचर क्या होता है, असेट होता है। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक का भी नेचर क्या होता है, असेट होता है। और मैंने बताया था कि असेट का डिक्रीज़ होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और असेट का इंक्रीज़ होना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम पहले ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब हम पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा, है ना, और बैंक एक असेट है, असेट का इंक्रीज करना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश कम होगा, है ना, बिजनेस से कैश कम होगा, और कैश क्या है, असेट्स है, असेट्स का डिक्रीज होना क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, यहाँ पे देखो मैंने कर रखा सोल्यूशन। सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालोगे जर्नल एंट्रीज, फिर इसके बाद फॉर्मेट बना लोगे, और फॉर्मेट में सबसे पहले डेट का कॉलम होगा जिसमें सबसे पहले आप ईयर मेंशन करेंगे 2025, फिर इसके बाद मंथ कौन सा है, मई फर्स्ट। ठीक है, फिर पर्टिकुलर कॉलम में आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक एस्पेक्ट जो डेबिट होता है वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में क्या कर रहा है कि जो बिजनेस है उसने 1,00,000 रुपया बैंक में जमा किया, है ना, तो इससे क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, है ना, और बैंक का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि बैंक क्या है, एक असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कैश बिजनेस से क्या होगा, कम होगा, है ना, कैश कम होने का मतलब होता है असेट का कम होना, और असेट अगर कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में हो जाएगा डेबिट में 1,00,000 एंड क्रेडिट में भी कितना हो जाएगा, 1,00,000। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, है ना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, सिंपल सी, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। आई होप आपको पहली ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 3 मई को दिया है, कह रहा कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹80,000 एंड द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी गुड्स सोल्ड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नहीं दिया है कि कैश पे बेचा गया या क्रेडिट पे, लेकिन हाँ इतना जरूर कह रहा है कि जो कैश मिला, इसका मतलब कैश सेल है ये। ठीक है, कैश जो मिला उसको सेम डे में हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, है ना, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो जो दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा वो सेल्स के नाम का होगा, है ना, और सेल्स बिजनेस के लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे मई 3 को देखो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा कहाँ पे डिपॉजिट कर दिया गया, बैंक में, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। बैंक एक असेट है, असेट का इंक्रीज करना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। और क्योंकि सेल किया गया तो सेल बिजनेस का क्या होता है, रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, रिवेन्यू का इंक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट दिखा देंगे 80,000 डेबिट में एंड 80,000 क्रेडिट में। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, यानी जो कैश मिला उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये मई 3 की भी एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद 7 को देखते हैं। 7 मई को कह रहा कि अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक।
ठीक है, यानी कि पैसा जो है बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर कोई भी बिजनेस पैसा बैंक से विड्रॉ करेगा तो बिजनेस में कैश आएगा, यानी कि कैश इंक्रीज करेगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है तो बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे मई 7 को क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज करेगा और बैंक से निकाला गया तो बैंक का बैलेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे। ठीक है, और इसका अमाउंट हो जाएगा 30,000 डेबिट में एंड 30,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाला गया। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 10 मई को कह रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 42,000, यानी गुड्स जो है बेचा गया है कैश बेसिस पर। तो गुड्स के बेचने पर क्या होगा, अगर आप कैश बेसिस पर गुड्स को बेचेंगे तो कैश आएगा बिजनेस में, है ना, कैश इंक्रीज करेगा। तो मई 10 को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को पहले आप डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश बेसिस पर बेचा गया तो कैश इंक्रीज होगा, बिजनेस में कैश आएगा, है ना। कैश यानी कि असेट आ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, क्योंकि सेल किया जा रहा है तो बिजनेस का क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 42,000 डेबिट में एंड 42,000 क्रेडिट में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सी एंट्री है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 12 को कह रहा है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, यानी 25,000 रुपया क्या किया गया, बैंक में डिपॉजिट किया गया। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, जो आपका बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा और कैश कम हो जाएगा, है ना। तो देखो मई 12 को हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा अगर पैसा बैंक में जमा किया जा रहा है, और कैश कम हो जाएगा तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 25,000 डेबिट में एंड 25,000 क्रेडिट में। ठीक है, ये भी सिंपल सी एंट्री थी, ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट कह रहा कि 14 को गुड्स परचेज्ड, यानी गुड्स परचेज्ड किया गया एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट चेक से किया गया। तो देखो परचेज क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है ना, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मई 12 को आप क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है तो चेक से पेमेंट करेंगे तो कहाँ का बैलेंस कम होगा, बैंक का, है ना, क्योंकि चेक की पेमेंट कौन करता है, बैंक करता है, तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज करेगा। बैंक एक असेट है, असेट अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 डेबिट में एंड 1,50,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल ऑफ जर्नल करना है। तो जर्नल का जब आप टोटल करोगे तो आ जाएगा 4,27,000 डेबिट में, और यही सेम अमाउंट 4,27,000 क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या सेम आया है। तो हाँ, यहाँ पे देखो दिया है टोटल 4,27,000, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले दिया है अप्रैल 2 को, कह रहा है कि बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 3 लाख, यानी गुड्स परचेज किया जा रहा है जिसका लिस्ट प्राइस 3 लाख है, फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स से। आगे कह रहा है लेस 15% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, यानी 40% का पेमेंट हो जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन जो रिमेनिंग 60% है इसका मतलब वो क्या रहा होगा, वो क्रेडिट परचेज रहा होगा, है ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम वर्किंग नोट देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट देखो, सबसे पहले आप वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, कितना दिया था 3 लाख, है ना। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना दिया था 15%। तो 3 लाख का 15% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 45,000। ठीक है, अब ये 3 लाख में से 45,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 2,55,000। इसको बोलेंगे नेट टोटल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी जो नेट टोटल परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स होगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो कितना होगा, 2,55,000, है ना। अब देखो कह रहा कि 40% का पेमेंट हो जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग 60% है वो क्रेडिट परचेज रहा होगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे लेस 60% ऑन क्रेडिट परचेज, कितने का, 2,55,000 का 60/100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,53,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1,53,000। ये आपका हो गया क्रेडिट परचेज।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 2,55,000 में से अगर आप 1,53,000 यानी कि 60% अमाउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,02,000, जो कि 40% अमाउंट होगा जो आपने पे किया होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो 40% पेबल इन कैश, 2,55,000 का 40/100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,02,000 रुपया। और ये वही अमाउंट है जो पेमेंट हुआ होगा, है ना। और जब पेमेंट हम कर रहे हैं तो कह रहा है कि कैश डिस्काउंट भी अवेल हम कर रहे हैं, कितना, लेस कैश डिस्काउंट 2%, ठीक है। तो मैंने बताया था कैश डिस्काउंट हम उस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं जितना एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है। तो पेमेंट तो सिर्फ 40% हो रहा था, यानी कि 1,02,000, तो इसी 1,02,000 का 2/100 कर लेंगे, यानी 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2,040, ठीक है। देखो अब 1,02,000 का पेमेंट हम कर रहे थे, जिसमें से 2,040 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे पास से जो नेट अमाउंट गया होगा, यानी हमने जो नेट अमाउंट पेड किया होगा वो 99,000 यानी कि 99,960 का गया होगा, ठीक है। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। पिछले लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने यही आपको समझाया था कि जब मिक्स ट्रांजैक्शंस होती है, यानी कि जिसमें कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और उसमें कुछ पेमेंट हो जाता है कुछ का नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन और कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, ये पिछले लास्ट 2-3 वीडियो में हमने देखा, ठीक है। तो आपको समझने में आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में जर्नल एंट्रीज, डेट वाले कॉलम में सबसे पहले मेंशन करेंगे ईयर 2025 और अप्रैल 2, पहली ट्रांजैक्शन अप्रैल 2 को दी गई है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का बढ़ना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितना दिखाएंगे, जो टोटल गुड्स का लिस्ट प्राइस था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आया था, 2,55,000, है ना। फिर इसमें से 40% का पेमेंट हो गया था, तो जितने का पेमेंट हुआ है उतना क्या होगा, कैश जाएगा बिजनेस से, यानी कैश डिक्रीज होगा, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो 2% का हमें कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए रिवेन्यू है, रिवेन्यू का बढ़ना भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो 2 डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 2,040, ठीक है। और जो टोटल 1,02,000 हम पेमेंट कर रहे थे, 1,02,000 में से 2,040 जब माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में जो कैश की पेमेंट हुई होगी वो कितना हुई होगी, 99,960। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद 1,53,000 यानी कि जो 60% अमाउंट अभी पेमेंट करना है, किसको करना है, खन्ना ब्रदर्स को। तो खन्ना ब्रदर्स क्या है, जिनको हमें पेमेंट करना, वो बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है ना भाई। जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर एक क्या होती है, लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि इन फ्यूचर उसे पेमेंट करना है, तो इसीलिए खन्ना ब्रदर्स को यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट कितना दिखाएंगे, 1,53,000, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। आई होप आपको अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। आइए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 5 को कह रहा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 20% रेट डिस्काउंट एंड पेड हिम बाई चेक, और पेमेंट इसका चेक से हुआ है। तो ये तो सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 80,000 का 20% रेट डिस्काउंट माइनस कर दोगे, है ना, कितना आएगा 16,000, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 64,000, और उसका पेमेंट चेक से हुआ है, ठीक है। और क्योंकि परचेज किया गया तो परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो अप्रैल 5 की हम एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और पेमेंट हुआ है चेक से तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना दिखाएंगे 64,000। सर ये 64 कैसे आया, तो देखो 80,000 लिस्ट प्राइस है ना, 80,000 लिस्ट प्राइस है, और इस पर आपको डिस्काउंट देना था, कितना देना था एक बार देख लेते हैं, डिस्काउंट 20%, ठीक है। तो देखो 80,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16,000 आ जाएगा, ठीक है, 16,000 आ जाएगा। 16,000 जब आप माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा 64,000, ठीक है। तो यही 64,000 आप क्या करोगे, एंट्री में दिखाओगे, जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है अप्रैल 5 को। देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 64,000 से डेबिट कर देंगे एंड 64,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नरेशन हो जाएगा इसका बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे TD का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आ रही, हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट बताइए, चलो और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 को,
8 अप्रैल को कह रहा कि सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक, यानी गुड्स बेचा गया और बदले में चेक रिसीव हुआ। अब देखो यहाँ पे ये नहीं दिया है कि जो चेक हमने रिसीव किया उसे उसी दिन यानी कि सेम डे उसको हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हाँ, आगे अगली डेट को यानी कि 2 दिन बाद 10 तारीख को कह रहा कि डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू द बैंक, ठीक है, यानी 2 दिन बाद चेक को हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो इस केस में देखो क्या करोगे, चेक जो आपको मिला है उसको आप असेट की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है, असेट की तरह। अप्रैल 8 को जब आप एंट्री करोगे, क्योंकि आपको आपने गुड्स बेचा है और उसके बदले में चेक मिला है और चेक आपके पास ही है, तो ऐसे मान लो कि वो आपके लिए असेट है, तो चेक इन हैंड अकाउंट आप सबसे पहले क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, ये मान करके कि ये मेरा असेट्स है। और क्योंकि हमने सेल किया है तो सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 एंड 25,000, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, सॉरी चेक रिसीव्ड ओनली, क्योंकि डिपॉजिटेड सेम दिन नहीं हो रहा है, ठीक है, सेम डे पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है। इसके बाद अप्रैल 10 को कह रहा कि अब चेक, यानी यही वाला चेक जो 25,000 को हमको मिला था, इसको बैंक में जमा कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब जब बैंक में जमा कर दिया जाएगा तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, है ना, और बैंक क्या है, एक असेट है, असेट का इंक्रीज करना डेबिट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 25,000 से। और जो चेक अब तक हमने डेबिट कर रखा था, अब क्योंकि उसे हमने बैंक में जमा कर दिया तो हमारे पास से चेक चला गया होगा, तो इसे अब कैंसिल करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपने देखो डेबिट कर रखा था, अब इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक हमने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, और टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि देखो जब चेक हमारे पास था तो हमने चेक इन हैंड को डेबिट कर रखा था, और जब चेक हम बैंक में जमा कर देंगे तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। 25,000 सेम अमाउंट दिखाएंगे, 25,000 25,000, ठीक है, डेबिट में 25,000 क्रेडिट में। नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 10 के बाद आपका 16 को कह रहा पेड इनकम टैक्स बाई चेक। अब एक बात सुनो ध्यान से, इनकम टैक्स जो होता है ये जो बिजनेसमैन होता है, याद रखना बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों आपस में क्या है, सेपरेट एंटिटी हैं। तो जो बिजनेसमैन होता है इसकी जो इनकम होती है, इसकी इनकम पर जो टैक्स पे किया जाता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। तो बिजनेस की पर्सनल इनकम पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस की पर्सनल इनकम पर टैक्स लगा और उसका पेमेंट अगर बिजनेस से किया जा रहा है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा माना जाता है। और अगर वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, ड्राइंग से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंट्री आपकी बनेगी, यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी अप्रैल 16 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट इनकम टैक्स का कैसे हुआ, चेक से, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक का पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो बैंक बैलेंस क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड इनकम टैक्स बाई चेक, यानी इनकम टैक्स का जो पेमेंट है वो चेक से किया गया है ना। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना गाइस। देखो हमेशा याद रखना जो इनकम टैक्स होता है वो बिजनेसमैन की इनकम पर लगता है और वो उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर बिजनेस की जो बिजनेसमैन है उसके ऊपर टैक्स लगा और उसने उस टैक्स का पेमेंट बिजनेस के पैसे से किया तो वो ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा होता है, बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया है और क्योंकि इसका पेमेंट चेक से हुआ तो टू बैंक अकाउंट हमने कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 21 को। यहाँ पे कह रहा विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए 40,000 विड्रॉ किया गया है और प्राइवेट यूज़ यानी पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 विड्रॉ किया गया, ठीक है। तो ठीक है, जो ऑफिस के लिए विड्रॉ किया गया है उसके लिए क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट बढ़ेगा। भाई अगर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, बिजनेस में कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ने का मतलब असेट बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर असेट बढ़ रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो पैसा प्राइवेट यूज़ के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए निकाला गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखो ऑफिस के लिए कितना निकाला, 40,000, ड्राइंग्स कितना किया, 25,000, ठीक है। कहाँ से निकाला, बैंक से निकाला, तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे और इन दोनों अमाउंट को सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे 40,000 प्लस 25,000, तो बैंक बैलेंस कितने से कम होगा, 65,000 से। फिर से समझो क्या कहा मैंने, देखो जो पैसा हमने ऑफिस के लिए निकाला है उसके लिए क्या होगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस में कैश बढ़ेगा। और जो पैसा हमने प्राइवेट यूज़ के निकाला है उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि दोनों पैसा, चाहे हम ऑफिस की बात करें या प्राइवेट यूज़ की बात करें, दोनों पैसा हमने बैंक से निकाला है तो डू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और वो भी कितने अमाउंट से, 65,000 अमाउंट से, यानी कि इन दोनों को टोटल कर लेंगे। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रही, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन दिया है कह रहा कि 30 अप्रैल को बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ठीक है, 750 का। देखो जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, हमको इंटरेस्ट देता है, ये बात आपको पता है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, बैंक जब भी हमको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है तो हमें कैश नहीं देता, ठीक है। हमें ढूंढेगा नहीं कि आप कहाँ हैं और आपको बताएगा कि आपका इंटरेस्ट हुआ, ये लो आप 750 रुपया, ऐसा नहीं करता बैंक। बैंक क्या करता है, जितना भी इंटरेस्ट आपका बनता है उतना अमाउंट वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। क्रेडिट करने का मतलब आपके बैंक अकाउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जब बैंक अकाउंट बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, है ना। और जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपके लिए क्या है, मतलब बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। फिर से समझो मैंने क्या कहा, बैंक इंटरेस्ट जो होता है, यानी बैंक वाला जो पैसा हमें इंटरेस्ट देता है वो पैसा वो हमें कैश के फॉर्म में नहीं देता, हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक जो है हमारे खाते में अगर पैसा जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बैंक क्या है, एक असेट है, असेट का इंक्रीज होना डेबिट, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और किस चीज़ का पैसा वो जमा कर रहा है, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना डिपॉजिट किया, 750 एंड 750, तो 750 से डेबिट और 750 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, यानी जो बैंक है उसने इंटरेस्ट अलाउ किया है, मतलब हमें दिया है, हमें का मतलब बिजनेस को दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहा 30 को ही कह रहा कि पेड फॉर रेंट बाई चेक 30,000, और नीचे दिया पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाई चेक 15,000। यानी दोनों एक्सपेंस हैं और दोनों का पेमेंट कैसे हो रहा है, चेक से हो रहा है। तो दोनों को हम एक साथ एंट्री कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्रैल 30 को रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि रेंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है कितने से, 30,000 से। और एक दूसरा खर्चा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 15,000 से। और इन दोनों एक्सपेंस का पेमेंट कैसे हुआ है, चेक से, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट दोनों को जोड़ लेंगे, 15,000 ये और 30,000 रेंट का, दोनों कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल आप जर्नल करना है। तो टोटल आप जर्नल करोगे तो डेबिट में आएगा 5,01,750 और क्रेडिट में भी आएगा 5,01,750, ठीक है। आइए एक बार आंसर चेक करते हैं, देखते हैं मैच करता है। हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे टोटल दिया 5,01,750, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में हमने ये जो दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने डिस्कशन किया, आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, है ना। कोई भी अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ, विथ रीज़न आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो सबसे पहले मैं उससे ये कहूँगा कि आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आपने शुरू से मेरी वीडियो को देख रखा है, तो आपको बहुत ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई बच्चा इसको देख रहा होगा तो हो सकता है उसको कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, और अगर कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो अगर ये PDF आपको भी एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम बाय MD शादान के नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर लेक्चर के जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।